जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जंग तवील होती जा रही है तो फ़िरक़ैन ऑप्शंस को माप रहे हैं कि किस तरह दूसरे फरीक को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। इस सिलसिले में अमेरिका की और इसराइल की ये कोशिश है कि किसी तरह कंप्लीट सरेंडर पर ईरान को मजबूर किया जाए और इस सिलसिले में गौर व खौज किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान को हम देख रहे हैं कि वहाँ भरपूर तरीके से ये एफर्ट जारी है कि एक सुपर पावर और उसके दुमछल्ले को हमेशा के लिए ऐसी धूल चटाई जाए कि वो दोबारा ऐसा अटैक करने की जुर्रत ना कर सके। नई पेशरफ जो इस सिलसिले में सामने आई है वो ये कि अमेरिका ने एक आइलैंड है ईरान का, खग आइलैंड, उस पर हमला किया है, लेकिन उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताते हुए ये कहा है कि तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हिट नहीं किया, वहाँ मिलिट्री टारगेट्स हिट किए गए हैं, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बदस्तूर क्लोज रखा तो मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ, इस फैसले को दोबारा नजरसानी करके अटैक किया जा सकता है वहाँ ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को। जबकि दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि वहाँ से जितनी एक्सपोर्ट्स हैं वो बदस्तूर बरकरार है। सेठी साहब, इसकी जो तारीखी अहमियत है वो एक अरसे से मुसल्लम है, इसके बारे में हमेशा से बात की जाती रही है, लेकिन अब जो पंडित्स हैं डिफरेंट अमेरिका में, जो ट्रंप के फेवरेट भी हैं, वो ये समझते हैं कि ईरान को झुकाने के लिए इस जजीरे पर अगर कब्जा कर लिया जाए तो जंग खत्म भी हो सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का मामला भी सॉल्व हो सकता है। आप ये समझते हैं कि ईरान की दुखती रग को अटैक करके इस जजीरे पर पकड़ लिया गया है? नहीं आयशा, ये गलतफहमी है डोनाल्ड ट्रंप की और उसके एडवाइजर्स की। ये कोने में है, इन्हें शिकस्त नजर आ रही है और ये हाल इनका बुरा ही है। मसला ये है कि मैं देख रहा था कि 1988 में 88 में डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त सोचों में थे कि मैं किसी दिन प्रेसिडेंसी के लिए भी इलेक्शन लड़ूंगा, और एक इंटरव्यू में उन्होंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे पता है ईरान को कैसे टैकल करना है और मैं तो ये जो आइलैंड है, जजीरा है, इसको पकड़ लूंगा और मैं ईरान का सारा तेल जो है उसकी जो आउटफ्लो है वो बंद कर दूंगा और इस तरीके के साथ मैं ईरान को काबू कर लूंगा। क्योंकि ईरान की जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है तेल की वो इसी पोर्ट से होती है, इसी आइलैंड से होती है। मेनलैंड से उन्होंने पाइपलाइंस बनाई हुई है थ्रू दी ओशन। ये 15 किलोमीटर दूर है और वहां से ये बहुत बड़ा एक डॉक्स है और वहां से ये एक्सपोर्ट होती है टैंकर्स में। तो ये तो पुराना एक डोनाल्ड ट्रंप के जहन में ये एक प्रोजेक्ट था और अब इस सूरत में जबकि उसने हर किस्म की कोशिश की है कि ईरान टेकते अपने घुटने और हर किस्म की इस्तेमाल किया है हथियार, फ्रॉम मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स एंड इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन, क्या नहीं इस्तेमाल किया, हर एक चीज की है। अब कहते हैं मैंने नेवी भी डिस्ट्रॉय कर दिया, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी, टेलीकॉम्स डिस्ट्रॉय कर दिया, मिसाइल्स कहता है मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो फिर भी ईरान तकड़ा है, लड़ रहा है, तो तकलीफ हो रही है और उसको समझ नहीं आ रही कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तो वहां एक डिबेट शुरू कर दी है इनके लोगों ने कि बूट्स ऑन ग्राउंड। अब बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब यह है कि फौज जो है उसको उतारा जाए ईरान के अंदर। अब जो इनका जो एक्सपीरियंस है वियतनाम का और उसके बाद इराक का और अफगानिस्तान का, वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है कि जहां भी ये गए हैं। अब एक वक्त ईरान के अंदर, इराक के अंदर 3 लाख फौजी थे। तो मतलब है कि ये बुरा एक्सपीरियंस रहा है, लोग मारे गए इनके और इन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ और तबाही छोड़ के आ गए वहां और मकासद पूरे नहीं हुए। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि ईरान तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, वो तो छोटे मुल्क थे, ये तो बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ा इलाका है इसका, और यहाँ लैंडिंग करना भी बहुत मुश्किल है। कोई हवा से तो लैंड कर नहीं सकते और अगर बीच हेड्स बनाएंगे तो वहां तो ये दे विल बी पिक्ड ऑफ बाय द ईरानियन फोर्सेस, बहुत मुश्किल है। तो अब ये सोचों में पड़े हुए हैं कि क्या किया जाए और इनको सब यही कह रहे हैं कि कोई लंबी चौड़ी बात मत सोचे, अगर कोई और रास्ता है तो वो कोशिश करे कि उसके साथ थोड़ा और प्रेशर पड़े इनके ऊपर, मगर कोई लंबी जंग जो है ना वो आपके फायदे की नहीं होगी। ये उसको तजवीज दी जा रही है। इसीलिए एक दिन वो कहता है कि जंग खत्म होने जा रही है, दूसरे दिन कहता है कि नहीं नहीं अभी हमने भी थोड़ा काम रह गया, अभी करना है। तो किसी किस्म की एक कंसिस्टेंट व्यू नहीं है। किसी दिन एक दिन बात किसी की सुनता है, हेक्सत की बात सुनता है तो एक बात कह देता है, नेतन्याहू की बात सुनता है तो हेक्सत वाली बात कर देता है। अगर रूबियो या जेडी वेंस की बात या चीफ ऑफ स्टाफ की बात सुनता है तो कुछ और कहता है।
तो ये कंफ्यूजन का शिकार है और नाराज है, और उसका ब्लड प्रेशर का भी अब मसला बनना शुरू हो गया है। नाराज जल्दी हो जाता है, गुस्से में जल्दी आ जाता है और मीटिंग छोड़ के चला जाता है। तो अभी यही खबरें मिल रही हैं कि उसका इसी किस्म की सिचुएशन रूम में जब भी ये मीटिंग करता है तो कहाँ उसको जवाब कुछ मिलते नहीं अच्छे जो ये सुनना चाहता है, तो छोड़ छोड़ के फिर बाहर भाग जाता है, चला जाता है, एंड सो ऑन। तो अब ये खार्क आइलैंड का जो है, अब ये कह रहा है कि मैंने जी। 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो है उसको मैंने तैयार कर लिया है हम्म। और हम जाएंगे और हम जाके वहाँ आइलैंड को पकड़ लेंगे और आइलैंड को सीज करके और ईरान की जो एक्सपोर्ट है हम्म। ऑयल उसको रोक देंगे। हम्म। अच्छा, इसमें ये बातें हैं, ये मेरा नहीं ख्याल ये करेगा, और अगर करेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और एक और धक्का लगेगा, इसको दचका लगेगा। मैं क्यों कहता हूँ ये क्यों? बात? हम्म। उसकी वजह यह है कि आयशा, पहली बात तो ये है कि ईरान मेनलैंड से लेके अगर ये इसके लोग वहां पहुंच भी जाते हैं किसी तरीके के साथ और उस आइलैंड को पकड़ लेते हैं, सीज कर लेते हैं, तो ईरान जो है वो उनको तबाह कर देगा। उनके पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जहां हम्म। जहां ये बैठे होंगे वहां टिका टका के, वो साथ ही तो है, वहां तो उड़ा के रख देगा। हम्म। इनकी तो बॉडी बैग्स ही खत्म होंगे, पहली हम्म। बात तो ये। हम्म। दूसरी बात ये है कि वहां पहुंचने के लिए इन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना पड़ेगा ना। अगर हम्म। कोई जहाज इनको एम्फिबियस जहाज लेके जाता है इसको लैंडिंग कराने के लिए, बीच हेड बना के वहां, तो उसके लिए कई जहाज के जरिए जाएंगे ना, ये हवा से तो नहीं आ सकते। अगर हेलीकॉप्टर्स के जरिए आएंगे तो एक हेलीकॉप्टर में 20-30 लोग ही आ सकते हैं, तो ये 2.5 लाख 2.5 हजार 5 हजार बंदे कैसे लेके आएगा? और जब हेलीकॉप्टर तो इतने स्लो चलते हैं, उनको तो ड्रोन्स के सिर्फ प्योरली बाय ड्रोन्स ईरान जो है उड़ा के रख, तो अच्छा। ये तो लैंड भी नहीं कर सकेंगे वहां। हम्म। मिलिट्री जो जो मैंने मिलिट्री की इसकी जो चीज मैंने पढ़ी है, तो लोग ये कह रहे हैं ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ये नुकसान किए बगैर ये वहां पहुंच सके। और अगर ये किसी जहाज के जरिए, समुद्री जहाज के जरिए अपने ट्रूप्स को लेके जाता है वहां, तो रास्ते में ही उसको ईरान उड़ा देगा। हम्म। तो वो तो बिल्कुल सिटिंग डक है जिसे कहते हैं। हम्म। उसको तो इसकी नेवी भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकती। अगर नेवी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी तो नेवी को अटैक हो जाएगी। ये तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को दूर दूर लेके खड़ा हुआ है, इतना इतना इन्हें डर है कि वो अटैक ना हो जाए वहां। हाँ। तो ये मुश्किल बात है कि ये किसी तरीके के साथ वहां अपने लोगों को पहुंचा ले और वहां बैठ भी जाए। अगर वहां नुकसान करवा के भी ये वहां पहुंच जाता है और वहां महीना गुजार लेता है, तो उससे क्या होगा? कुछ हम्म। भी नहीं होगा। उनको जितने लोग वहां गए हैं वो सारे मारे जाएंगे। हम्म। वो वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हम्म। और अगर ये जो आखिरी धमकी है इसकी, जी। कि अगर ऐसी बात हुई तो कहता है मैं ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का वो मैं तबाह कर दूंगा, हम्म। ताकि ईरान वहां से एक्सपोर्ट ही ना कर सके कुछ। जी। तो ईरान ने तो कह दिया, पहले ही कह दिया है कि अगर ये होगा, हम्म। अगर आप हमारे एक्सपोर्ट टारगेट्स और हमारे ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टारगेट करेंगे, तो हम ये सारे गल्फ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का, वो हम उसको तबाह कर देंगे। हम्म। तो अब आप सोचिए, अगर उसका इधर ईरान को ये तबाह करते हैं तो वो उसको तबाह कर देंगे। तो फिर तो ये है कि 20% ऑयल जो है वो सालों की से नहीं जा सकेगा यहाँ से। हाँ। तो इतनी बड़ी क्राइसिस ऑयल की हो जाएगी सारी दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप को तो समझ नहीं आ रही। सारी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाएगी, महंगाई शुरू हो जाएगी और मिड टर्म के अंदर ये उड़ जाएगा, बिकॉज इससे हासिल कुछ नहीं होगा। ईरान जो है वो लड़ता रहेगा और इसमें और नुकसान हो जाएगा। ईरान का थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, वो तो उनका पहले भी है, मगर जो बाकी गल्फडम्स हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, ये तो सारे इनके तो उड़ जाएंगे सब कुछ। बहरेन। तो ये मतलब है ये कैसे, और उसके साथ ये मिडिल ईस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का फुटप्रिंट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और ये जो सारे शहर हैं या ये एमिरेट्स हैं, दे विल ऑल डाइव डाउन और ये तबाह हो जाएगी ये बिल्कुल। तो मतलब ये है कि ये तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा ना, क्योंकि और अगर यही चाहता है और ये देख रहे हैं ये लोग सब कि ये डोनाल्ड ट्रंप हमें कहाँ ले जा रहा है, तो ये तो डायरेक्टली ईरान के साथ इन्होंने अपनी निगोशिएशन शुरू कर दी है बिहाइंड द सीन्स। ठीक। आज की खबरें यही है कि यूएई ने भी बराह रास्त बात कर ली है, इंडिया ने भी बराह रास्त बात कर ली है, तुर्की ने भी कर सऊदी ली है। अरेबिया तुर्किया ने कर लिया, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे कर रहा है, और उधर से यूरोपियंस ने भी आना शुरू कर दिया। उन्होंने भी, फ्रांस और इटली जर्मनी और ने अप्रोच फ्रांस। इटली फ्रांस ने भी अप्रोच करना शुरू कर दिया कि जी हमारा कोई ख्याल करें, हमारी तो जंग नहीं है आपके साथ वगैरह वगैरह, हमारे टैंकर्स ऑयल के निकलने दें। तो आई थिंक ये इस वक्त जो ईरान का हाथ भारी है,
और ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये आखिरी, जिसे कहते हैं ना, फटक रहा है, इसको समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। और होता ही है इस किस्म की सिचुएशन में कि बंदा जो है ना, जब उसको समझ आए करना क्या, तो वो और फोर्स और उससे वो फोर्स इस्तेमाल करता है कि शायद एक और धक्का लगाए तो कोई काम बन जाए। मगर अगर ये किया तो बहुत, इससे तो इस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ, आप समझे, ऑयल सप्लाईज को। अभी तो फिर भी ऑयल जो है वो निकल रहा है वहां से, और चाइना को भी जा रहा है। अब मैंने सुना है इंडिया को भी उन्होंने एक दो टैंकर्स की इजाजत दे दी है, जी। पाकिस्तान के टैंकर्स भी निकल रहे हैं वहां से, तुर्की ईरान के के अपने लिए। टैंकर्स, हाँ, तुर्की के लिए। तो मतलब अभी ऑयल सप्लाई तो जारी है, जी। सिर्फ कुछ जापान को नहीं मिल रही या साउथ कोरिया को नहीं मिल रही, मगर बाकी को तो मिलनी शुरू हो गई है। तो मतलब है कि ईरान इसको बड़ी केयरफुली कैलिब्रेट करके इस हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जो डेस्परेट मेजर है कि मैंने बमबारी की है, मैंने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन खत्म कर दिए, वहां कितने 250-300 तो लोग थे वहां, आपने क्या उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को किया है? और अगर आप अब वहां लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपके मरीन सारे मारे जाएंगे और बॉडी बैग शुरू हो जाएंगे। और अभी अगर आप कहते हैं कि 15-20 लोग अमेरिकन मरे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है 1500 की बात आपको करनी पड़ेगी। उनका हशर हो जाएगा एक माह के अंदर अंदर, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ईरान के पास इतने पावर है वहां लोकली कि वो कर सकते हैं। अब इस अटैक के बाद पासदारान इनकलाब की ये स्टेटमेंट सामने आई है कि अब हम अमेरिकी ठिकानों को जायज़ अहदाफ समझते हैं, अगर आपने हमारे जजीरों को निशाना बनाया। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ईरान इस वाक़े के बाद, क्योंकि वहाँ मिलिट्री टारगेट्स उनको अटैक किया गया लेकिन रिफाइनरीज को नहीं किया गया, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं किया गया, तो ईरान क्या करेगा? ईरान ने पहले उनकी मिलिट्री जो बेसिस थे उनको तो अटैक किया है ना, जी। फिर हो सकता है कि और अटैक्स उसी के ऊपर कर दें, बिकॉज अभी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं डैमेज हुआ होगा। तो जस्ट टू शो कि हम अभी भी हमारे हाथ में है, हमारी रीच में है, ईरान कैन डू दैट। क्योंकि हो सकता है वहां अभी भी कुछ लोग रह गए हों जो उन्होंने इवैक्यूएट ना किए हों, और कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया हो। मगर और छोटे छोटे उनके और भी अड्डे हैं ना, जरूरी तो नहीं है कि वो बेसिस हैं। कभी वो होटलों में होते हैं, कभी वो क्लब्स में होते हैं, कभी वो छुपे हुए होते हैं रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर। तो ईरान कैन टारगेट दोस इन ऑल द एमिरेट्स। तो वो तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अभी भी खबरें तो यही आ रही हैं कि 50,000 से ज्यादा अमेरिकन सिटीजन जो हैं दे आर इन द गल्फ, इन दैट होल रीजन। तो मतलब है ईरान के पास बहुत से टारगेट्स हैं।